हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है और चौथा हम चालू करेंगे आज। तो दोस्तों, इसको जो चल रहा है उसे भी पूरा कर लेंगे हम। तो दोस्तों, इससे पहले कि चालू करें, इससे पहले हम बता देते हैं कि आप हमारे चैनल के जो जो तीनों फेसेट हैं उनको देख लें। इससे क्या होगा, आपकी समझ अच्छी विकसित होगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है और संघीय है। और इसमें कैसी होती है, संघात्मक, परिसंघीय, महासंघीय या महासंघ। तो इसमें क्या होता है, सेंटर पावरफुल, सेंटर अपेक्षाकृत कम पावरफुल होता है किसकी, स्टेट की। और अपने परिसंघ में क्या होता है, सेंटर स्टेट अमूमन बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेंटर पावरफुल होता है किससे, स्टेट से। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल अपनी इंडिया है, इसके एग्जाम्पल यूएसए और क्या है, कनाडा है। और इसका क्या होगा, महासंघी, जैसे कि अपना यूएसएसआर हुआ करता था और स्विट्जरलैंड हुआ करता, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वो क्या है, ये सब की कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमने संघात्मक की मानक जान लिए थे कि कैसे हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक के जो मानक है वो फुलफिल करता है, इसलिए हमारा संविधान क्या है, संघात्मक। इसके लिए क्या बोल दिया, हमारी जो प्रारूप कमेटी थी उसने भी बताया था, और जो डीडी बसु ने भी बताया था, और क्या हमने बताया था, अलेक्जेंड्रो बस ने भी बताया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि हमारा संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। तो ये सब हमने जान लिए थे। अब दोस्तों, हम ये भी देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो कोई कभी कभी क्या होती है कि एकात्मक भी कई बार कई मौक़ों पर हमारी भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक के साथ साथ क्या हो जाती है, एकात्मक। मतलब संघात्मक तो है ही, लेकिन एकात्मक की ओर झुक जाती है। तो कई लोग इसको गलत तरीके से कह भी देते हैं कि जो प्रकृति है वो कैसी है, एकात्मक है, लेकिन ये दोस्तों सही नहीं है। इसलिए हम इनकी पड़ताल, हम अगर हमारे संविधान में क्या देखेंगे, यदि हम प्रावधानों को देखेंगे तो इसमें जाहिर होगा कि हमारी प्रकृति कैसी है, संघात्मक और एकात्मक। तो इसके लिए हमें कुछ तथ्यों का, मतलब अपन कहें, विश्लेषण करना पड़ेगा हमारे संविधान के अंदर। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये मसला है क्या, आखिरकार जड़ क्या है इसकी, कि एकात्मक संघात्मक की। तो ये क्लियर करते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम भारतीय संविधान की क्या देख रहे हैं, किसकी छानबीन कर रहे हैं कि भारतीय संविधान कहाँ तक एकात्मक है। तो भारतीय संविधान में व्याप्त एकात्मक लक्षण। ठीक है दोस्तों, ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्या है कि यदि हम किसी छानबीन करते हैं तो हम पॉइंट बना के लिखते जाते हैं। तो भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण, सबसे पहला और मुख्य लक्षण तो यही है कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, एकल संविधान है। एकल संविधान। ठीक है दोस्तों, कैसा संविधान है, एकल संविधान। तो इसके द्वारा हमें क्या देखा जाता है कि इसमें क्या होता है कि सभी देश के लिए एक ही संविधान है। तो इसलिए हमारी केंद्रीय शक्ति पावरफुल हो जाती है, इसीलिए ये भी हमारे एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। दूसरा कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो एकल नागरिकता भी क्या दर्शाती है, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को। क्योंकि यूएस में क्या है कि वहाँ पर स्टेट के साथ साथ क्या उसका जो अमेरिका का होलिस्टिक वे से देखें तो उसका मतलब स्टेट का भी नागरिकता है, साथ साथ मतलब संघ की भी नागरिकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भारत में ऐसी ना हो के कैसी है, सिर्फ एक ही नागरिकता है, मतलब भारत की नागरिकता। ऐसा कभी नहीं बोलते हम कि हम एमपी के नागरिक हैं, यूपी के नागरिक हैं, बिहार के, अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं हम निवासी हैं लेकिन नागरिक कैसे हैं, भारत के। तो एकल नागरिकता भी क्या दर्शाता है, एकात्मक लक्षण को। दोस्तों, और बात करें हम कि निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आर्टिकल किस में है, 324 में।
तो आर्टिकल 324 में ये भी क्या दर्शाता है, भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण। कैसे? क्योंकि भारत के एक जो निर्वाचन आयोग है वो संसदीय चुनाव तो करवाता ही, साथ साथ किसके चुनाव करता है, राज्य विधान मंडल के। तो ये भी क्या होता है, हमारे एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। और दोस्तों, एकल समेकित न्यायपालिका, एकल समेकित न्यायपालिका, 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 तो ये भी क्या दर्शाता है, हमारे आदि संविधान के एकात्मक। क्योंकि सर्वोच्च क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या होता है, हाई कोर्ट, फिर क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ। तो ये क्या है कि ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब एकल। क्योंकि देखो, अगर हम हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो हम कहें न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होती है, उनके अभी चयन क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, हाई कोर्ट का मतलब तो केंद्रीय संसद द्वारा उनके विरुद्ध भी क्या हो चलाई जाती है, मतलब उनके महाभियोग की जैसी प्रक्रिया, जो कि राष्ट्रपति जैसी महाभियोग प्रक्रिया होती है, उसके तहत चला हटाया जा सकता है। तो सिर्फ किस में अंजाम दी जा सकती है, केंद्र में। तो ये भी क्या है कि हमारे एकात्मक लक्षण को दर्शाता है, एकल समेकित न्यायपालिका। और दोस्तों, और देखें कितने पॉइंट होगा, 3-4 हो गए, और भी देख लेते हैं। जैसे कि राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के संबंध में क्या होता है कि राज्यपाल जो होता है, राज्यों का राज्यपाल, तो ये क्या होता है, ये केंद्र का एजेंट होता है। तो क्या होता है दोस्तों, राज्यों का राज्यपाल क्या होता है कि ये केंद्र का एजेंट होता है, मतलब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के साथ प्रशांत ये कार्य करता है। तो ये एकात्मक लक्षण को नहीं दर्शाता कहीं ना कहीं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब वो मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। तो ये भी हमारे एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। और भी देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल क्या होता है 152 एंड 153 क्या कहता है। 153 में स्पेशली क्या कहा गया है, मान के चलो कि यदि कोई केंद्र है, ठीक है, कोई विदेशी मूलक विदेशी या मतलब विदेशी मुल्क में जाते हैं, ठीक है, विदेशी मुल्क, तो विदेशी मुल्क में जाने के लिए क्या हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर कोई स्टेट चला जाएगा, स्टेट जाएगा, लेकिन वो कुछ ही कंडीशन में जाएगा। कहाँ ज़्यादातर अधिकतर कहाँ जाता है, केंद्रीय सरकार जाती है। तो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि जो नुमाइंदे होते हैं वही जाते हैं। तो क्या होता है, यदि हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, यदि हम बांग्लादेश के संबंध में रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा क्या है, लगती है, तो हो सकता है उनके हित भी कहीं ना कहीं मिलते हों। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बंगाल से क्या ले लें, मशवरा कर लें या उनके प्रतिनिधि को साथ ले जाएँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है भारतीय संविधान में कि हम बांग्लादेश के सरकार से ऐसा पूछें ही, सीधी बात। तो इस क्या होता है, यहाँ भी विदेशी संबंध में भी क्या होते हैं, एकात्मक लक्षण की ओर दर्शाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एकात्मक लक्षण के प्रावधान होते हैं। और जैसे कि एक आपातकाल के संबंध में होता है, आपातकाल। तो आपातकाल जो लगता है, तो आपातकाल 352 के तहत लगता है, 356, 360 के तहत। तो जो हम आपातकाल लगाते हैं, तो वहाँ पर जब आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है दोस्तों, चाहे वो राज्य में भी आपातकाल लगे, तो इस संबंध में केंद्र में शक्तियाँ अधिक हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एकात्मक लक्षण दर्शाई देते हैं। और दोस्तों, और भी छानबीन कर सकते हैं हम। हमारे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में कल बताया था कितनी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। तो इसमें क्या होते, पहले 97 थे, अब कितने हो गए, 100 हो गए। इसमें क्या थे, 47, तो कितने हो गए, 52 हो गए। इसमें 66 थे, तो कितने हो गए, 61। तो कहीं ना कहीं तो मैं ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसकी पावर बढ़ी है, इसकी पावर घटी है। ठीक है, इसकी पावर भी घटी है। तो स्टेट की पावर मतलब सॉरी, ये जो है ये घटा है और ये भी घटा है, लेकिन ये तो बड़ा है, तो केंद्रीय पावर बड़ी है लेकिन स्टेट पावर घटी है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, और इसकी गुणवत्ता भी क्या होती है। इसके अलावा जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो कि कोई मुद्दा है ये, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलो ये हमारा
सेंटर है मतलब केंद्र है, ये स्टेट है। अगर जे L1 लॉ बनाता है, ये L1 लॉ 2 बनाता है एक ही मुद्दे पर, तो किसे वरीयता दी जाएगी, इसे वरीयता दी जाएगी। तो इससे स्पष्ट क्या होता है दोस्तों कि एक ही मुद्दे पर कानून क्या हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन वरीयता किसे दी जा रही है, केंद्रीय संबंध में, चाहे वो राष्ट्र से संबंधित क्यों ना कानून हो, या फिर दो अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय कोई भी विवाद हो उसके संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को क्या दिखता है कि यहाँ पर भी केंद्र क्या होता है, पावरफुल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों हमारे, और ये क्या है, आर्टिकल 248 में बताया जाती हैं जो अनुसूचियाँ हैं, इनमें शक्तियों के विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक मतलब डॉक्ट्रिन भी हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ डॉक्ट्रिन का, तो वो तो हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में। और दोस्तों क्या होता है, ये एक और जैसे अपशिष्ट शक्तियाँ भी किसके पास हैं, अपशिष्ट शक्तियाँ, अपशिष्ट शक्तियाँ मतलब जे आर्टिकल 248 के बाद जो शक्तियाँ बची हैं वो किसे दिए गए हैं, अपन कहेंगे किसको, केंद्र को दी गई है। लेकिन विश्व में हम छानबीन करेंगे तो कनाडा है, यूएसए है, तो वहाँ पर सॉरी कनाडा में तो हमने अपशिष्ट शक्ति लिए हैं, तो मतलब कनाडा में क्या है, केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। लेकिन यूएस क्या है, वो भी संघात्मक है, तो वहाँ पर क्या है, स्टेट के पास अपशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या है कि केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि हमारे ये सारे जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। इसकी वजह से कई लोग क्या बोल देते हैं, भारतीय संविधान एकात्मक है। लेकिन दोस्तों ये कहाँ तक एकात्मक है, इसके बारे में तो हमने देख लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि ये संविधान हमारे संघात्मक को मतलब हमारे संघवाद के लिए मतलब हमारे इनके लिए अगर हम और देखें थोड़ा डिटेल से कि ये क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो हमारा क्या है, भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। और भारत के संविधान के लिए क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान कैसा है दोस्तों, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और अमेरिका के संविधान को क्या बोल देते हैं, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ध्यान देना, अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो दोस्तों ये इससे ही क्लियर हो जाता है कि हमारा क्या है कि हमारे जो स्टेट हैं वो निष्ठा की भावना पर जुड़े हुए हैं, ना कि किसी संविदा या करार के द्वारा। तो दोस्तों ये सब होते हैं। तो हमारे जो एकात्मक लक्षण हैं वो कहाँ तक हमारे एकात्मक है। लेकिन देखो इसीलिए क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति है वो क्या है, संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकी हुई है। कैसी है, फेडरल होते हुए यूनिटरी की ओर क्या है, झुकी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ऐसा नहीं बोले एकात्मक है, क्योंकि हमारे ये संघवाद के लिए दर्शाता है, संघवाद, क्योंकि संघवाद के द्वारा ही हमारी विविधता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। और दोस्तों अगर हम बात करें जब हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारा मतलब जब पंडित वो हमारे क्या थे, वल्लभ भाई पटेल ने जब हमारे देशों की रियासतों को इकट्ठा किया था, यदि नहीं करते तो क्या होता, अलग अलग देश। तो जाहिर है कि उस समय पर तत्कालिक समय पर ऐसा ठीक ही करना हुआ था कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो हम आज कहते कि भारत देश है, मतलब मध्य प्रदेश देश, उत्तर प्रदेश देश, ऐसे बहुत सारे देश हो जाते। यदि हमें दिल्ली से मान लो असम में जाना है तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश देश से पार करना होगा, फिर बिहार देश से, फिर असम से। तो एक ही प्रकार के क्या होते हैं ये सारे देश। तो दोस्तों ये हमने देखा कि हमारा संविधान कैसा है, ऐसा मतलब मतलब संघात्मक होते एकात्मक की ओर झुका हुआ। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या बोल देते हैं, एक उभयचर प्रकृति का। ठीक है, क्या बोल देते हैं, उभयचर प्रकृति का। ठीक है, एक विदेशी अगर विदेशी की बात करें तो बेयर महोदय है, उन्होंने हमारे संविधान को एक अनोखा संविधान की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये सब क्या है, हमारे संविधान की विशेषता हैं। जी हमारे संविधान की विशेषता, हमें इसको किस तरीके से एकात्मक ना लेके क्या लेना पड़ेगा, हमारे भारतीय संविधान की एक विशिष्टता है। ठीक है दोस्तों, मतलब विशिष्टता है, यही हमारे संघात्मक या संघीय ढांचे को व्यक्त करता है, जो कि हमारी विविधता में एकता है, इसके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों हम कभी भी एकात्मक ना कह के हम कह के हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, उभयचर प्रकृति है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 केसेस हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम 1973, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का। ठीक है, और एक और है SR मुंबई
बनाम भारत संघ। भारत संघ। तो ये था 1973 वाला दोस्तों, और ये था 1994 वाला। ठीक है दोस्तों। तो 1994 और 1973, तो ये दोनों टाइम पर जो केस आए थे, तो इन्होंने भी क्या कहा है, हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, उभयचर प्रकृति की है, ना कि एकात्मक। तो दोस्तों इन सारे तथ्यों से हम विश्लेषण करके बता सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो दोस्तों तो बार बार देखो, 1-2 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, इतना तो बनता है। देखो ये तो सबकी नैतिकता है। यदि हम नैतिकता के साथ चलेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारे मूल्य कहते हैं। हम क्या है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में है। हमारा कंट्री क्या है, विदेशी संबंध में जाता है तो सॉफ्ट पावर के रूप में जाता है। तो हमारे नैतिक मूल्य हमेशा ही प्राचीन काल से अभी तक बने हुए हैं। तो दोस्तों शेयर जरूर बनता है। ठीक है दोस्तों। ओके। तो चलो दोस्तों हम और आगे अपनी भारतीय संविधान की विशेषता या भारतीय संविधान का जो हम परिचय चल रहे हैं उसमें अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे ये 3 फीसद कवर हो गए हैं, हम चौथा फीसद पर मूव कर रहे हैं। फीसद चौथा है ये हमारा। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। ओके दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता, तो पहले हम एक पीपीटी जैसा तैयार करते हैं, उस तरीके से देख लेते हैं। मतलब भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसे संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये हम जानेंगे कि हमारे 395 मूल संविधान में क्या होता है कि दोस्तों जो शुरुआत में बना था, जैसे कि मूल संविधान में क्या था हमारा, कि भारतीय संविधान क्या है, 22 भाग थे, 10 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में, और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि दोस्तों बढ़ के क्या हो गया, 460 प्लस तो क्या हो गए, हमारे अनुच्छेद हो गए हैं, और 22 भाग तो है ही, और अनुसूचियाँ कितनी हो गई, 8 की जगह 12 हो गई हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान कैसा हो गया, बड़ा संविधान हो गया, मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है दोस्तों। दूसरी विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का समावेश। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ठीक है दोस्तों, समावेश। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है दोस्तों। और क्या है, हमारे भारतीय संविधान की 2 विशेषता हो गई। तीसरी क्या है, एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका, क्योंकि अन्य संघात्मक देशों में, जैसे कि यूएस की बात कर लें, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों कि स्टेट की न्यायपालिका और केंद्र की न्यायपालिका अलग अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों। कहीं और हमारी क्या है, एकल न्यायपालिका। तो ये भी हमारी विशेषता है। सार्वभौमिक मताधिकार तथा वयस्क मताधिकार। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। और क्या विशेषता है भारतीय संविधान की, इसमें क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। नम्य तथा अनम्य प्रावधानों का समावेश। ठीक है दोस्तों। तो हमारा संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार के संविधान मतलब प्रावधानों से क्या है, युक्त है। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है दोस्तों। और क्या है,
एक विशेष प्रकार की संघात्मक व्यवस्था, एक विशेष प्रकार की कैसी संघात्मक व्यवस्था। इतना ही नहीं दोस्तों, और कैसी संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के बारे में जाने, कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये भी हमारी भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकार की हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों का समावेश, एकल न्यायपालिका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता है, नम्यतम प्रावधानों का समावेश, विशेष प्रकार की संघात्मक संसदीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भी विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसमें से हम कहेंगे कि जैसे कि हमारे प्राचीन जो मूल्य हैं उनको रखते हुए हमारे भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। तो दोस्तों ये सब क्या है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिनको हम एक एक से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी विशेषताओं को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि हमारे पास 395 मूल संविधान में क्या है, मूल संविधान मूल संविधान में क्या है, 395 क्या थे, आर्टिकल थे, 22 भाग थे, क्या थे, 22 भाग थे, और 8 क्या थी, अनुसूचियाँ थीं। तो दोस्तों ये क्या था हमारा मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान संविधान में देखें, वर्तमान संविधान में नज़र डालें तो दोस्तों क्या होगा कि आज हमारे पास 460 प्लस मोर, ठीक है, ये क्या है, इतने सारे भारतीय संविधान हैं। ठीक है, 25 भाग, ठीक है दोस्तों, और क्या है, आज 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कैसे कि भाग कैसे 12 हो गए, जैसे भाग 4 के भाग 4, जैसे भाग 4 है हमारा, ठीक है, डीपीएस के संबंध में, लेकिन भाग 4 का भी जोड़ दिया गया है। कैसे, क्योंकि यहाँ में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया, जैसे 9 का जोड़ दिया गया है। और तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये अनुसूची मतलब भाग बढ़ गए हैं, ऐसी अनुसूचियाँ ही बढ़ गई हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल है, इसे हम आगे पढ़ेंगे।